वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप सभी को बताता चलूं, हमारे 200 प्लस सब्सक्राइबर हो गए हैं, जिसके लिए आप सभी का शुक्रिया। जिसके लिए मैंने एक स्पेशल एडिट बनाया हुआ है और मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। थैंक यू। नाउ एंजॉय दिस वीडियो। पिछले एपिसोड में हमने देखा कार्स अपनी अवेकनिंग में कामयाब हो जाता है। देखते ही देखते वो हर जानदार और सूरज पे भारी पड़ जाता है। देखने वाले दिलों को जोर का झटका। उस पे किसी किस्म का अटैक काम ना करता, ना कि कोई हार्मोन, ना कि सूरज की रोशनी। मगर जो हार ना मानता और एक तूफानी बैटल के बाद वो अपनी स्ट्रेटजी में कामयाब हो ही जाता है। अब आगे Ay, 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 ay. हमारी एपिसोड की शुरुआत में बहुत साल पहले एक आम आदमी मजीद पावर की डिमांड कर रहा था। वो लहरा सकता था परिंदे की तरह, तैर सकता था फिश की तरह, सांस ले सकता था दरख्त की तरह, पर सूरज के आगे उसकी नहीं चलती थी। और सूरज पे भारी पड़ने के लिए उसने स्टोन मास्क बनाया। इसी तरह वो एक दिन वो सूरज का सामना करेगा, जिस पर दुनिया उसके आगे झुक जाएगी। इन सब के बाद हमें दिखाते हैं कि कार्स लावा में जल रहा होता है। तभी कार्स कहता है, मुझे आर्मर चाहिए, जैसे कि क्लैम्प या क्रैब का। देखते ही देखते वो लावा पे भारी पड़ने लगता, मगर जैसे ही कदम लेता है तो उसका आर्मर पिघलने लगता है। ये देख के जो काफी खुश होता है और वो लावा में दोबारा से जल जाता है। फिर जो कहता है, आखिर हमने कार्स को हरा ही दिया। और जोजो के शौक और हंसी की वजह से जमीन पे क्रैक आ जाता। तो वॉन स्ट्रॉइम कहता है, चलो जोजो, सेलिब्रेट करने से पहले हम सेफ्टी की तरफ जाते हैं। और जैसे ही जोजो और वॉन स्ट्रॉइम वहां से जाने लगते हैं तो मजीद और क्रैक आने लग जाते हैं। इसी में कार्स का क्रैकों के बीचों बीच एक अटैक आता। उसके जरिए कार्स जोजो का हाथ काट देता। देखते ही देखते कार्स उसी क्रैक के बीचों बीच बाहर निकल आता और जोजो दर्द से चीखे मारने के अलावा कुछ ना कर पाता। जैसे जोजो चीखे मारता उतना ही कार्स को मजा आने लगता, क्योंकि कार्स इस लम्हे का काफी देर से इंतजार कर रहा होता है। तभी स्ट्रॉहाइम अपनी मैकेनिकल आई से उसके आर्मर को देखता है। इसको देखते ही वॉन स्ट्रॉहाइम को मालूम पड़ जाता कि कार्स किस तरह सरवाइव कर गया। कार्स का पहला आर्मर एकदम टूट गया था, जिसपे उसका दूसरा सीक्रेट था कि वो अपने ऊपर एक बबल्स का आर्मर ले आया था। बबल्स की लेयर ने कार्स के दरमियान और एक लावा के दरमियान एक हवा की लेयर बना दी थी। और जैसे ही उसकी आउटर लेयर जलने लगती थी तो और बबल्स की जगह ले लेते थे और इसके नतीजे में कार्स कुछ देर के लिए लावा में जिंदा रह सकता है। तारीख से पहले की बात है, हमें कार्स और उसके मास की हिस्ट्री दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि कुछ जीव हमारे प्लेनेट पे पाए जाते थे जो कि सिर्फ और सिर्फ रात को जिंदा रह सकते थे, जो कि सूरज का सामना ना कर पाते थे। तो वो कॉमन ग्राउंड के नीचे रहा करती थी, मगर सूरज के बगैर भी वो काफी साल तक जिंदा रहा करते थे, दूसरी चीजों का शिकार करके। इन सब के बावजूद वो इंसानों से ज्यादा देर तक जिंदा रहते थे। वो इंसान के आगे कुछ ज्यादा ही पहुंच रखते थे। इसे इंसानों ने कहा करते थे खुदा, डीमन, शैतान वगैरह। वो तादाद में काफी कम पाए जाते थे, यही वजह से इनके बच्चे बहुत कम होते थे और वो आपस में बहुत प्यार से रहते थे। मगर एक दिन एक ऐसा आदमी पैदा हुआ जिसकी सोच, रुतबा, सब कुछ इनसे बढ़ के था, जिसे जीनियस कह सकते हैं। और उनमें काफी लोग मरते थे, जिसपे उस आदमी ने कहा, एक ऐसी पावर, स्ट्रेंथ इस जिस्म में पाई जाती है जिसका कोई मुकद्दर भी नहीं कर सकता, और मैं और पावर को पाऊंगा। देखते ही देखते उस जीनियस ने एक स्टोन मास्क बनाया। उस मास्क ने उसे इमोर्टैलिटी दे दी। इसकी वजह से उसे जिंदा रहने के लिए दूसरे जानवर को खाना पड़ेगा, और अगर नजर ना रखी जाती तो वो सारे क्रीचर्स का इस्तेमाल कर लेता, जिस वजह से उसके साथ वाले उसकी मास्क की पावर से डरने लगे। मास्क की वजह से सारे लोग इसके खिलाफ हो गए कि मास्क को खत्म कर दिया जाए। इनके रवैये को देख के कार्स कहने लगता है, ओए पागलो, क्या तुम सूरज पे भारी नहीं पड़ना चाहते? क्या तुम दुनिया पे भारी नहीं पड़ना चाहते? तो फिर मरो। जिसपे उसने अपने हर बंदे को मार दिया और उसमें उसके माँ बाप भी पाए जाते थे, जिन्होंने उसे बड़ा किया, खिलाया। तभी उसके साथ एक और बंदा भी था और उन्होंने 2 सर्वाइवर बेबीज को उठा लिया। इसी तरह वो सफर पे जारी हो गए पावर को पाने के लिए। आखिर 10 सालों के बाद वो पावर उसके हाथ लग गई। अभी सीन दोबारा से जोजो की तरफ शिफ्ट होता है, जिसमें स्ट्रॉइम कहता है, ये एक खुदा है
और इंसान खुदा का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर जोजो दर्द से तड़प रहा होता है, मगर इसके बावजूद हार्मोन ओवरड्राइव से वार करता, जिसपे कार्स उसे अपनी हार्मोन से ओवर पावर कर देता। ये देख के दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो कार्स कहता है, हाँ ये मेरी हार्मोन थी, मैं सूरज पे भारी पड़ गया। तो तुमने सोचा कैसे हार्मोन मुझ पे भारी पड़ेगी? और दिखने में तो ऐसा लगता है मेरी हार्मोन तुमसे 100 टाइम ज्यादा ताकतवर है। ये सुनते ही स्ट्रॉइम कहने लगता है, ये तो जैसे सूरज से जलना। तभी कार्स कहता है, तो जोजो तुम्हें तुम्हारी पावर कैसी लगी? जिसपे जोजो काफी तड़प रहा होता है। तो वो कहता है, वैसे अच्छा जवाब दिया इसका। चलो मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूं जोजो। भी जोजो बहुत ढीला पड़ जाता और जोजो दिल ही दिल में कहता है, लगता है मेरी मौत है। और जोजो इसे कबूल कर लेता है अगर यहाँ पे इसकी मौत है, जिसपे उसका डर, खौफ, दर्द सब खत्म हो जाता है क्योंकि उसे कबूल होता है अगर यहाँ पे इसकी मौत है। जिसपे वो मजीद बोलता है उसने वो कर लिया जितना वो कर सकता था। जबकि दूसरी तरफ वो स्ट्रॉइम का भी तकरीबन यही हाल होता। फिर कार्स अपनी हार्मोन के साथ अपनी पिलामैन एबिलिटीज का भी इस्तेमाल कर रहा होता। वो जोजो को फिनिश करने लगता है उसके अपने अटैक से ही। देखते ही देखते एकदम से अंधेरा छा जाता। तभी जोजो कहता है, रुको हार्मोन। हाँ, तभी जोजो उसका अटैक स्टोन ऑफ एजा से रोक लेता। मगर जोजो को भी कुछ खास वजह नहीं मालूम होती कि उसने अपने आप को स्टोन ऑफ एजा से आकर क्यों बचाया और आखिर ये काम भी करेगा या नहीं। बस मौत के इंस्टेंट से अल्ट्रा इंस्टेंट जोजो का जिस्म और उसका दिल जिंदा रहने के लिए दरका। जोजो का जिंदा रहने की तमन्ना में ही उसका जिस्म अपने आप हरकत करने लगा। जोजो रियलाइज करता है कि ये स्टोन हार्मोन एम्पलीफायर है। जो हार्मोन एनर्जी जमीन में गई थी उसकी वजह से वोल्केनो इरप्शन हो जाता है और दोनों हवा में जाने लगते हैं। दूसरी तरफ वो स्ट्रॉइम प्रेशर से पीछे जाने लगता है और दोनों ने कस के पकड़ा होता है। मगर कार्स खड़े होने लगता है और वो खड़े होके कहता है, तुमने क्या समझा एक छोटे से वोल्केनो इरप्शन मुझे रोक सकती है? मैं परिंदा बन के यहाँ से उड़ जाऊंगा। उड़ते रहो जोजो। मगर फिर से एक हाथ उड़ता हुआ आता और कार्स की गर्दन कस के पकड़ लेता। मगर इस बार स्ट्रॉइम का नहीं बल्कि जोजो का ही, जो कि वोल्केनो की फोर्स से उड़ता हुआ आया। इन सब के बाद जोजो कहने लगता है, मुझे पता है कार्स, अब तुम क्या कहोगे? क्या जो तुमने ये प्लान किया था? तो कार्स भी यही कहता। इसी में ये कहते कहते और उसके हाथ की डिस्ट्रैक्शन में और पत्थर उड़ते हुए आते और वो लगते ही उसे और ऊपर पहुंचा देते क्योंकि उसकी फोर्स बहुत होती, जो कि गर्म पत्थर होते हैं और वो वोल्केनो से ही आए होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जोजो का हाथ उड़ते हुए आया। फिर कार्स दोबारा कहता है, क्या तुमने ये भी प्लान किया जोजो? इसके जवाब में जोजो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैंने हर एक छोटे से छोटी चीज प्लान की है? ये सब कुछ झूठ होता है। मुझे तो शुरू में ही लगा था जोजो के कहने से भी पहले। और ये जोजो ने इसलिए कहा होता है क्योंकि कार्स का मजीद दिमाग खराब हो। अर्थ में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कार्स का मुकाबला कर सके, पर इसके बजाय वो आसमान के ऊपर चला गया, ऐसी जगह पे जहाँ पे सांस तक नहीं ली जाती। और जोजो से थोड़ा सा नीचे, पर जोजो के लिए भी सब कुछ खत्म हो गया। इस पे जोजो अपनी विक्ट्री पोज दिखाते हुए आराम से लेट जाता और अपनी ग्रैंड माँ को याद करने लगता। साथ ही साथ लीसा वन स्ट्रॉइम स्पीड वैगन को भी। और वो बड़ी स्पीड में नीचे गिरना शुरू हो जाता, बिल्कुल एस्टेरॉयड की तरह। गिरते हुए वो कहता है, फेयरवेल एवरीवन। और वो स्ट्रॉइम रोते हुए जोजो का नाम पुकारने लगता और काफी चीखें मारता। और 8 घंटे गुजर गए। वो स्ट्रॉइम वापस चला जाता और स्पीड वैगन को सब कुछ बता देता, जिसमें हमें जोनाथन जोस्टार की तरह सिर्फ जोस्टार की भी मौत की डिटेलिंग बताई जाती है, जो कि फरवरी 28, 1939, जो कि आइसोला दी वोल्केनो। दूसरी तरफ हमें कार्स के बारे में दिखाया जाता है। कार्स भी वाम की तरह पाइप्स ले आते हैं मगर काफी छोटे होते हैं। वो उस एयर का इस्तेमाल करते हुए वापस अर्थ पे जाने का सोच रहा होता है। मगर कार्स जमने लगता और अर्थ से काफी दूर हो जाता। मगर इसी दौरान भी कार्स हार ना मानता। जो वो कोशिश करता वो भी बर्फ बन जाती, इसमें वो आधा मिनरल बन जाता है और आधा जामर। और वो चाहता था मौत, क्योंकि ऐसी जिंदगी किसे चाहिए। मगर उसे सूरज भी जला ना पाता। तभी उसने सोचना ही बंद कर दिया। इसी तरह सीन शिफ्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी के बाहर। जोसेफ जोस्टार फरवरी में शहीद हुआ था। अभी अप्रैल है और काफी लोग जोसेफ जोस्टार की कब्र पे आए होते हैं, जिसपे बाकी के लोग चले जाते। मौजूद स्मोकी,
ग्रैनी, इरीना, लिसा, स्पीड वैगन। मगर वहाँ पे एक लाल कलर की कार आती है और स्मोकी जोजो की कब्र पे कहता है, हमें मिले हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए जोजो। इसी लाल गली में से उतरा हुआ बंदा इधर ही बढ़ने लग जाता है और मशीना भी जिंदा होता है और मौजूद होता है यहीं पे। और सारे लोग काफी अफसोस बना रहे होते हैं जोजो के जाने पे। भी पीछे से एक अनजान शख्स ग्रैनी इरीना के आंखों पे हाथ लग देता और वो कहता है, गेस करो कौन होगा। तभी ये आवाज सुनते ही सारे लोग पीछे देखने लग जाते हैं और वो अनजान शख्स पीछे से भी जाना पहचाना लग रहा होता है। तभी वो कहता है, आखिरकार मैं न्यूयॉर्क आ ही गया, पर वहाँ पे कोई मुझसे मिलने तक नहीं आया। सुनने में आया तो तुम लोग कब्रिस्तान में होगे। इसे देख के सुन के सारे लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती और वो अनजान शख्स कोई अनजान शख्स नहीं बल्कि जोसेफ जोस्टार है। और उसका हाथ भी मैकेनिकल होता है जो कि वॉन स्ट्रॉहाइम ने ठीक कर दिया होता है। वो काफी ऊंचा बोल होता है जिसपे कुछ लोग उसे चुप करवाने लगते हैं जो उनसे लड़ने भी लग जाता है। बाकी सबको अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये जोसेफ जोस्टार है और कहीं जाके उन्हें यकीन आ ही जाता कि ये जोजो ही है। जिसपे स्मोकी चीख मार के कहता है कि जोजो जिंदा है। इस पे जोजो कहता है, क्या क्या कहा तुमने? तभी जोजो की नजर हेडस्टोन पे पड़ती है और उस हेडस्टोन पे जोजो का ही नाम लिखा होता है। ये देख के जोजो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इन सब के बाद सूजी क्यों वहाँ पे आती है। इन सब के बाद मशीना उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, उसके हाथ पे रिंग कौन सी है। इसकी जवाब में जोजो कहने लगता है, क्या तुम्हें मेरी वाइफ के बारे में नहीं पता? ये सुनते ही सारे लोग दोबारा से हैरान हो जाते। इसके बाद वो शर्माने भी लग जाती और जोजो उस रॉक के साथ समंदर में गिरा होता है। तभी वहाँ पे कोई बोट आती है और उसे उठा के ले जाती है और उसका ख्याल और उसकी नर्स का काम सीज़ी कर रही होती है। जिसपे जोजो कहता है, तुम 2 हफ्तों से वेनस में मेरे साथ थी पर उन्हें पता क्यों नहीं चला। तुमने खत भेजा था, हाँ ना? मगर सूजी ने ऐसा कुछ नहीं किया होता और जोजो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा होता। इसी दौरान सूजी वहां से भाग जाती। अभी जोजो भी उसके पीछे भागने लग जाता है। जोजो को जिंदा और सही सलामत देख के सारे लोग बहुत खुश होते हैं। इसी तरह टाइम बीतता जाता है और बाद में लिसा जिसका नाम एलिजाबेथ है वो जोजो को बता देती है कि वो उसकी मदर है। इन सब के बाद वो अमेरिका चले जाते हैं। 1948 में वो शादी कर लेती है जो कि हॉलीवुड स्क्रीन राइटर होता है। इरीना जोस्टार टीचर होते हुए अपना काम जारी रखती है। देखते ही देखते 1950 हो जाते हैं। इरीना जोस्टार 81 एज में मर जाती है। स्पीड वैगन भी अपने काम में बिजी होता है, जैसे कि स्पीड वैगन फाउंडेशन और मुख्तलिफ कारोबार, मजीद मेडिसिन, साइंस वगैरह में मदद करता था। और 1952 में एज 89 में स्पीड वैगन भी मर गया हार्ट अटैक से और उसकी शादी तक नहीं हुई थी। दूसरी तरफ स्मोकी कॉलेज में स्पेशलाइजिंग पॉलिटिकल साइंस में कर रहा है, जिसमें वो मजीद बड़ा हो जाता है और रंग में पीला काला बंदा होता है जो कि जॉर्जिया में मेयर बनता है। और वॉन स्ट्रॉहाइम ने दोबारा जोजो को कभी नहीं देखा और 1943 में स्टैलिनग्रेड में लड़ते लड़ते शहादत पा लेता। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। सीन शिफ्ट होता है JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क 1987 और एक नई जनरेशन की शुरुआत होती है जिसपे हमारा जोसेफ जोस्टार जो कि जोजो के नाम से है वो काफी बूढ़ा हो चुका होता है। जोसेफ जोस्टार उससे माफी मांगता है पर उससे पूछता है क्या तुम जापानीज हो, तो वो कहता है हाँ। अभी वो उसकी धुलाई कर देता है, मतलब कि उसकी हरकतें वही है। उसकी बेटी भी होती है जिसकी शादी हो गई होती है और उसकी शादी को भी 20 साल हो गए थे और वो जापानीज लड़के से की होती है। जैसे कि पहले उसने जापानीज लड़के को मारा, उसे जापानीज नहीं पसंद। यहाँ तक उसका ग्रैंडसन भी होता है। जोसेफ जोस्टार को ये बुरा लग रहा होता है कि उसे मेरा चेहरा तक आज तक नहीं देखा। इसी के साथ हमारा फैंटम ब्लड यहाँ पे खत्म होता है और मैं मिलता हूँ आप सभी के साथ जोजो बाजार एडवेंचर के स्टारडस्ट क्रूसेडर। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।